हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टीफन क्रेसन का एसएलए का विचार यानी कि सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी दूसरी भाषा का जो अधिग्रहण है उसके संबंधित इनकी जो भी परिकल्पनाएं हैं, इनके जो भी विचार हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। ये आपका हिंदी शिक्षण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और अभी तक सीटेट की जितनी भी परीक्षाएँ हुई हैं, पूर्व वर्ष के जितने पेपर हैं आप उनको उठाकर देखेंगे। जो हिंदी का सेक्शन है वहाँ पर यहाँ से प्रश्न जो है पूछा ही गया है, तो आप इसे नोट कर लें और बिल्कुल अच्छे से इसे रिवीजन कर लें ताकि कोई भी पॉइंट इसका छूटे ना और ना ही आपको भूले। देखिए, जो स्टीफन क्रेसन है उनका मानना ये था कि जिस प्रकार से हमारी जो मातृभाषा होती है हम उसका अर्जन कर लेते हैं, उसी प्रकार जैसे मान लीजिए हमने हिंदी सीखी है, उसी प्रकार हम किसी अन्य भाषा का भी अर्जन कर सकते हैं। और अर्जन जो है वो अधिगम की अपेक्षा क्या है, अधिक स्वाभाविक है और आसान है। आइए इनके विचारों को विस्तार से देखते हैं। भाषा अधिग्रहण के लिए सचेत व्याकरणिक नियमों के व्यापक उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है और न ही थकाऊ अभ्यास की आवश्यकता होती है। अधिग्रहण के लिए लक्ष्य भाषा में सार्थक बातचीत, प्राकृतिक संचार की आवश्यकता होती है। यानी इन्होंने अभी सार्थक बातचीत और प्राकृतिक संचार की आवश्यकता को महत्व दिया है, जो कि हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। जैसे हम अभी यहाँ पर रह रहे हैं तो हम हिंदी जानते हैं, लेकिन अभी हम अमेरिका चले जाएं या किसी अन्य देश में चले जाएं, वहाँ की जो भाषा होगी धीरे धीरे हम उसका भी अर्जन कर लेंगे और उस भाषा को भी सीख जाएंगे। तो उस भाषा को सीखने के लिए हम किसी स्कूल में नहीं गए, किसी टीचर के पास नहीं गए, बल्कि वहाँ के वातावरण में रहते हुए हमने उस भाषा का अर्जन कर लिया। इसलिए इन्होंने व्याकरणिक नियमों के व्यापक उपयोग की आवश्यकता नहीं बताई, उस पर जोर नहीं दिया, थकाऊ अभ्यास की भी आवश्यकता नहीं बताई, बल्कि इन्होंने अधिग्रहण के लिए कहा कि हमारी जो लक्ष्य भाषा जिसे हम सीखना चाहते हैं उस भाषा में हमारी सार्थक बातचीत और प्राकृतिक संचार की आवश्यकता होती है, यानी कि उस भाषा का वातावरण हमें या माहौल मिलना चाहिए। इनकी 5 परिकल्पनाएं हैं। पहला है अधिग्रहण सीखने की परिकल्पना, दूसरा मॉनिटर परिकल्पना, तीसरा प्राकृतिक व्यवस्था परिकल्पना, चौथा इनपुट परिकल्पना और पांचवा है भावात्मक फिल्टर परिकल्पना। इन सभी के बारे में हम विस्तार से समझेंगे। आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकी जो पहली परिकल्पना है, अधिग्रहण सीखने की परिकल्पना। जो क्रेसन है इनका मानना था कि भाषा अधिग्रहण क्या है, दूसरी भाषा सीखने का एकमात्र तरीका है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अधिग्रहण में और अधिगम में या भाषा अर्जन अधिगम में क्या अंतर होता है। देखिए, जो अधिग्रहण है आपका, इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अगर आपको याद है, आपने पढ़ा है, तो उसे दोबारा याद करने की कोशिश कीजिए कि उन चीज़ों को आप याद कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर से आपको रिवीजन की ज़रूरत है कि अब तक आपने जो भी हिंदी शिक्षा में मेरे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक को पढ़ा है उनका फिर से रिवीजन करिए, या जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उनको एक बार देखिए, क्योंकि पढ़ा तो आपने है लेकिन अगर आपको दिमाग में चीज़ें याद नहीं रहेंगी तो परीक्षा के वक्त आप जो है प्रश्न का गलत उत्तर दे सकते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए चीज़ों को थोड़े थोड़े समय पर रिवाइज करते रहिए। अधिग्रहण देखिए क्या है, किसी भी चीज़ को पाने की अचेतन और स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसके लिए अनौपचारिक स्थितियाँ होती हैं। जैसे आपने देखा होगा, शिक्षा जो होती है वो औपचारिक होती है और अनौपचारिक होती है। यानी जो विद्यालय में जाकर हम ग्रहण करते हैं या किसी संस्थान से ग्रहण करते हैं तो वो औपचारिक है, और जो हम अपने परिवार से या आस पड़ोस से सीख लेते हैं, अपने माहौल से सीख लेते हैं, वो अनौपचारिक होती है। तो अधिग्रहण क्या होता है, अनौपचारिक स्थितियों से होता है। और लक्ष्य भाषा में इसका स्वाभाविक संचार होता है, व्याकरणिक भावना का उपयोग करता है। क्योंकि अगर हम विद्यालय नहीं गए हैं या हमने मान लीजिए कि कोई व्याकरण की किताब नहीं भी पढ़ी है, तो भी जिस भाषा में हम बातचीत कर रहे हैं, जिस भाषा को हमने अपने वातावरण से सीखा है, उसका अर्जन किया है, तो उसका थोड़े बहुत जो व्याकरण है वो हम जानते हैं। तो व्याकरणिक भावना का उपयोग करता है आपका अधिग्रहण। जैसे अगर हम देख रहे हैं कि कोई जहाँ पर स्त्रीलिंग आ रही है तो क्रिया में भी उसका स्त्रीलिंग का रूप प्रयोग होगा। इस प्रकार की छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उस भाषा के अर्जन के दौरान हम सीख जाते हैं। तो ये व्याकरणिक भावना का भी उपयोग करता है कौन, अधिग्रहण। अब आइए देखते हैं सीखना क्या है। सीखना जो है ये किसी चीज़ को पाने की सचेत प्रक्रिया है, यानी उसके लिए हम बिल्कुल एकदम से प्रतिबद्ध हो जाएं कि ये चीज़ हमको सीखनी ही है, तो कुछ चीज़ों का हमें पालन करना पड़ेगा, कुछ नियम होंगे और इसके लिए जो है औपचारिक परिस्थितियाँ आवश्यक हैं। तो ध्यान रखें, अधिग्रहण के लिए अनौपचारिक परिस्थितियाँ और सीखना के लिए औपचारिक परिस्थितियाँ।
व्याकरणिक नियमों का उपयोग करता है। वहाँ पे व्याकरणिक जो है वो स्वभाव का उपयोग करता है, लेकिन यहाँ पर व्याकरणिक नियमों का उपयोग करता है। यहाँ आपको पहले नियम बताए जाएंगे, जबकि जो अधिग्रहण है आप उसको उपयोग के दौरान वो छोटे छोटे नियम को अपने आप स्वतः सीख जाते हैं। लेकिन जब सीखना होगा तो आपको व्याकरणिक नियमों को सीखना पड़ेगा, उन्हें याद करना पड़ेगा और फिर उनका प्रयोग करना पड़ेगा। दूसरा है इनका मॉनिटर परिकल्पना। देखिए, मॉनिटर परिकल्पना जो है यह अधिग्रहण और सीखने इसके बीच का जो संबंध होता है ये उसको स्पष्ट करती है और अधिग्रहण पर बाद के प्रभाव को परिभाषित करती है। यानी जैसे किसी से बात करते वक्त हमने गलत शब्द का उच्चारण कर दिया तो ये जो हमारी मॉनिटर परिकल्पना होगी ये हमें याद दिलाएगी कि नहीं, तुमने गलत बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, इसकी जगह पे ये बोलना चाहिए था। जैसे मैं कह दूं कि मैं जा सकता हूं, तो मेरी जो मॉनिटर परिकल्पना होगी वो बाद में याद दिलाएगी मुझे मैं जा सकता हूं के बजाय मैं जा सकती हूं बोलना चाहिए था। तो ये जो याद दिला रही है आपकी मॉनिटर परिकल्पना है। लेकिन ये बहुत अधिक भी नहीं हो जानी चाहिए, क्योंकि हम इतना अगर सोच कर बोलने लगेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ें कह ही नहीं पाएंगे। तो ये जो है हमारी जो गलतियां होती हैं उस पर भी हमारा ध्यान केंद्रित कराती है हमारी मॉनिटर परिकल्पना। क्रेसन कहते हैं कि अधिग्रहण क्या है, प्रणाली उच्चारण आरंभ करता है, जबकि सीखने की प्रणाली मॉनिटर या संपादक की भूमिका निभाती है। मॉनिटर योजना बनाने, संपादन करने और सुधार करने का कार्य करता है। उनका मानना था कि द्वितीय भाषा में सचेतन शिक्षण की भूमिका कुछ हद तक सीमित होती है, इसलिए मॉनिटर की जो भूमिका है वो छोटी होनी चाहिए। जैसा मैंने अभी आपको बताया, अगर बहुत बड़ी हो जाएगी तो फिर हम बोल ही नहीं पाएंगे। पहले हम सोचने लगेंगे कि हमें क्या बोलना चाहिए और इतने विचार करेंगे तब तक स्थितियाँ जो समय है वो बीत चुका होगा और हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम कोई गलत चीज़ बोलते हैं और वो मॉनिटर परिकल्पना हमें उसका याद दिलाती है तो वो चीज़ें अगली बार के लिए स्वतः ठीक हो जाएंगी, फिर हम वैसी गलतियों को नहीं दोहराएंगे। इसलिए जो मॉनिटर की भूमिका है वो छोटी होनी चाहिए। बहिर्मुखी लोग कम उपयोग करते हैं, जबकि अंतर्मुखी और पूर्णतावादी लोग अधिक उपयोग करते हैं। आत्मविश्वास की कमी अक्सर मॉनिटर के अत्यधिक उपयोग से संबंधित होती है। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, अगर हम अत्यधिक सोचने लगेंगे तो हम सीख ही नहीं पाएंगे कि हमारे अंदर जो आत्मविश्वास है वो कैसे आएगा, क्योंकि हम जब गलतियां करते हैं तो अपनी गलतियों से सीखते हैं और हमारे अंदर हमेशा ये संशय बना रहेगा कि जो हम बोल रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं वो सही है या गलत है। और ये जो संशय की स्थिति है जब तक रहेगी तब तक हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं आ सकता। इसलिए जो आत्मविश्वास की कमी है ये उन लोगों में देखी गई है जो मॉनिटर की परिकल्पना के अत्यधिक उपयोग से संबंधित हैं। आगे देखते हैं इनकी तीसरी परिकल्पना है प्राकृत क्रम परिकल्पना। व्याकरणिक संरचनाओं का अधिग्रहण एक प्राकृतिक क्रम का अनुसरण करता है जो कि पूर्वानुमान योग्य है। भाषा एक विशेष क्रम में सीखी जाती है और यह क्रम शिक्षार्थियों के बीच नहीं बदलता है और स्पष्ट निर्देश से प्रभावित नहीं होता है। देखिए, भाषा सीखने का एक विशेष क्रम होता है, चाहे विद्यालय में उसका अर्जन करें या घर पर करें या किसी भी परिस्थिति में करें, लेकिन उसका जो क्रम है वो नहीं बदल सकता। आप न चाहते हुए भी आपको नहीं पता होगा, फिर भी आपने उस भाषा को उसी क्रम में सीख लिया है। कुछ व्याकरणिक संरचनाएं जल्दी सीखी जाती हैं जबकि अन्य देर से। यह क्रम शिक्षार्थियों की आयु, पृष्ठभूमि, जोखिम की स्थितियों से स्वतंत्र प्रतीत होता है। यानी कि जिस भी शिक्षार्थी की, जैसे कि कोई विद्यार्थी है और कुछ उम्रदराज व्यक्ति है और कुछ विद्यार्थी से कम आयु का है, तो उनकी जो अपनी अपनी क्षमताएं होंगी वो अपनी आयु के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार और पृष्ठभूमि के अनुसार उन भाषाओं का अधिग्रहण करेंगे। जब लक्ष्य भाषा अधिग्रहण होता है तो क्रेसन व्याकरणिक अनुक्रम को अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि इन्होंने भाषा सीखना में जो है अधिक व्याकरणिक नियमों को स्वीकार किया है, अधिग्रहण में नहीं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे। चौथा है इनपुट परिकल्पनाएं। स्टीफन क्रेसन जो है वे कहते हैं कि शिक्षार्थी दूसरी भाषा कैसे सीखता है, इसमें उन्होंने बताया है। ये सुझाव देता है कि शिक्षार्थी भाषा में प्रगति करते हैं जब वे भाषा इनपुट को अपने वर्तमान से थोड़ा अधिक उन्नत समझते हैं। यानी कि अगर आप किसी विद्यार्थी को भाषा सिखा रहे हैं, उसको आप कुछ कार्य देना चाहते हैं, तो उसे आप सिर्फ जो है +1 लेवल का दें, यानी जितनी उसकी अभी क्षमता है उससे थोड़ा वो अधिक सीख पाए। लेकिन अगर आप उससे एकदम से अधिक कठिन दे देंगे तो वहाँ पे अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। और इनका जो ये स्तर है, क्रेसन ने इनपुट के इस स्तर को I+1 कहा है, जहाँ पे I जो है ये शिक्षार्थी की अंतर्भाषा है जो उसके अंदर विद्यमान है, और +1 जो है ये भाषा अधिग्रहण का अगला चरण है। यानी हम उसको उसके अगले चरण के जो उसका स्तर है उसी स्तर तक हम उसको सिखाएंगे और कार्य देंगे। वो स्तर सीख जाने के बाद ही हम उससे अगले चरण में प्रवेश कराएंगे।
केवल अर्जन से संबंधित है, कौन इनपुट परिकल्पना सीखने से नहीं। और जब शिक्षार्थी को दूसरी भाषा का इनपुट प्राप्त होता है तो जो भाषाई दक्षता के वर्तमान स्तर से एक कदम आगे होता है तो वह प्राकृतिक क्रम के साथ सुधार करता है और प्रगति करता है। अब पांचवा है भावात्मक फिल्टर परिकल्पना। इसमें क्रेसन कहते हैं कि यदि विद्यार्थी भय या शर्मिंदगी जैसी नकारात्मक भावनाओं का अनुभव कर रहे हैं तो उनकी भाषा सीखने की क्षमता जो है बाधित होती है। अगर वो कुछ बोलने में या कुछ नया सीखने में अगर उन्हें शर्मिंदगी हो रही है या बच्चे जो है वो डर रहे हैं या उनके अंदर जो है कुछ नेगेटिव फीलिंग्स आ गई हैं तो जो उनकी भाषा सीखने की जो क्षमता होगी वो अवश्य रूप से प्रभावित होगी और उसमें कमी आएगी। क्रेसन का दावा है कि उच्च प्रेरणा, आत्मविश्वास, अच्छी आत्मछवि और कम चिंता वाले शिक्षार्थी बेहतर ढंग से तैयार होते हैं। कम प्रेरणा, कम आत्मसम्मान और दुर्बल करने वाली चिंता मिलकर भावात्मक फिल्टर को बढ़ा सकती है और एक मानसिक अवरोध बना सकती है जो समझने योग्य इनपुट को अधिग्रहण के लिए उपयोग होने से रोकती है। यानी हमारी जो भावनाएं हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से प्रभावित करते हैं हमारे किसी भी सीखने की क्षमता को। इन परिकल्पनाओं में क्रेसन सीखने के बजाय अधिग्रहण को महत्व देते हैं। वह व्याकरण के नियमों को खारिज करते हैं। यानी कहीं भी आपने देखा होगा तो जो व्याकरण के नियम है उसको जो है स्टीफन क्रेसन स्वीकार नहीं करते हैं बल्कि अस्वीकार कर देते हैं। वह इस बारे में भी बात करते हैं कि कैसे भावनाएं सीखने की प्रक्रिया को भी प्रभावित कर सकती है। ये परिकल्पनाएं दूसरी भाषा के शिक्षकों की मदद कर सकती हैं। आपकी ये जो अभी हमने पढ़ा ये पांचों परिकल्पनाएं हैं वो सिर्फ हिंदी भाषा के लिए नहीं थी बल्कि अन्य जो किसी दूसरी भाषा के शिक्षक हैं उनको सीखने में भी मदद कर सकती है। सिर्फ विद्यार्थी ही नहीं बल्कि एक शिक्षक भी विभिन्न प्रकार की भाषाओं को सीख सकता है और इन परिकल्पनाओं का पालन कर सकता है। देखिए जो अभी नाम आपने देखे हैं ऊपर उसके अलग अलग भी नाम हैं। आपको यहाँ पर एक दो नाम देखने को मिलेंगे जो कि थोड़े से अलग हुए हैं। बात एक ही है, शब्दों को घुमा करके बस नाम बताया गया है। तो आप इसे याद रख लें ताकि परीक्षा में अगर ये शब्द भी आपको देखने के लिए मिले तो आप प्रश्न का सही उत्तर दे सकें। पहली परिकल्पना है इनकी अधिग्रहण सीखने की परिकल्पना, दूसरी है मॉनिटर परिकल्पना, तीसरी इनपुट परिकल्पना, चौथी है प्रभावी निस्पंदन परिकल्पना और पाँचवीं है प्राकृतिक आदेश परिकल्पना। तो ये आपके 5 हैं स्टीफन क्रेसन के परिकल्पना। आप इनका नाम भी याद कर लें। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी परिकल्पना जो है स्टीफन क्रेसन की नहीं है। तो अगर आप इन नामों को याद रखे रहेंगे तो आपको प्रश्न का उत्तर देने में आसानी होगी या कोई कक्षा स्थिति से संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होगा हिंदी का हम उसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।